जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नक्सलिज्म के बारे में, जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं। फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस पेपर टू सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गो एंड वॉच द ऐसे वर्कशॉप, जहाँ पे हमने सीएपीएफ में ऐसे को किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए, कौन से वो ब्रॉड थीम्स होती है जिनके ऊपर सीएपीएफ में ऐसे पूछा जाता है, उसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सेकेंडली, वी हैव ऑल्सो कवर्ड वन ऑफ द थीम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जिसका एक ब्रॉड टॉपिक होता है बॉर्डर मैनेजमेंट, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट एज वेल। बिकॉज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड कि अगर आप ये पेपर टू सीरीज फॉलो करते हो, सो आप इसे एक सीक्वेंस में फॉलो करो, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको मैक्सिमम आउटपुट यहां से मिले। कमिंग बैक टू टूडेज टॉपिक, दैट इज नक्सलिज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो व्हाट ऑल द एस्पेक्ट हमें पता होने चाहिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हमें एट द एंड इसके ऊपर ऐसे लिखने को पूछा जा सकता है, या ऐसे में हम किस तरह से नक्सलिज्म को फिट कर सकते हैं, हमें वो चीज सीखना है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो हर एक चीज आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा द कंसेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ एलडब्ल्यूई, हाउ एलडब्ल्यूई ओरिजिनेटेड, और इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो चीज जानेंगे। किन कारणों के वजह से, क्या रीजंस रहे जिसके वजह से नक्सलिज्म इंडिया में इतने लार्ज एस्पेक्ट पे स्प्रेड हुआ है। रेड कॉरिडोर, जब हम रेड कॉरिडोर सुनते हैं तो किस कंटेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है, व्हाट एग्जैक्टली दिस रेड कॉरिडोर इज। एंड ऑल्सो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, व्हेन दे डील विद द नक्सलिज्म, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। सम रिसेंट मेजर अटैक दैट वी शुड नो बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, एंड यस, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जिनके वजह से नक्सलिज्म जो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका था 2000 के दशक में, और आज अगर हम देखते हैं तो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हमने उसे लिमिट किया है, हमने उसे कर्ब किया है। सो लेट्स बिगिन विद द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और द हिस्ट्री ऑफ एलडब्ल्यूई। So the origin of LWE, it goes back to Telangana Peasant Rebellion back then in 1946 to 51. Peasant Rebellion, जब हम वर्ड पीजेंट सुनते हैं, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स, तो इन्होंने एक रिबेलियन लॉन्च किया था। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ जमींदार, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ मनी लेंडर्स, राइट। समय के साथ ये जो पीजेंट रिबेलियन है ये बढ़ता गया, फैलता गया, और ये पहुंच जाता है वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी गांव तक, और वहीं से इसका नाम डिराइव होता है नक्सलिज्म, राइट। और ये अपने पीक पॉइंट पे, जो नक्सल रेबेलियन है वो अपने पीक पॉइंट पे कब पहुंचता है? इन द ईयर 1967। कहां पे? नक्सलबारी विलेज इन वेस्ट बंगाल। और इसी से जो टर्म नक्सलिज्म है वो वहां से डिराइव होके आता है। एंड ऑब्वियसली जो चीज 1946 जब पोस्ट इंडिपेंडेंट, समवट इंडिपेंडेंस के अराउंड जो रेबेलियन स्टार्ट हुआ था, वो 67 पे अपने पीक पॉइंट पे जाता है। मतलब इतने लॉन्ग स्पैन तक उसे किसी ना किसी ने तो लीड किया ही होगा। सो द गाय हु लेड दिस नक्सल रिबेलियन, ही वॉज चारू मजुमदार along with his close associates, जिसमें आते हैं कानू सयाल और जंगल संथल। सो द थ्री पर्सनैलिटीज दैट यू शुड नो who led this Naxal rebellion, they were चारू मजुमदार, सेकंड कानू सयाल, एंड जंगल संथल। सो ये जो होल आइडियोलॉजी थी जो इन तीन बंदों ने लीड की थी नक्सल रिबेलियन में, वो इंस्पायर किससे हुए थे? सो दे वर इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग, हु वाज आल्सो कॉल्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये तीन चीज, इस स्लाइड से आपको तीन चीज याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नक्सलिज्म ये टर्म है ये डिराइव हुआ है नक्सलबारी विलेज, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहां पे एक पीजेंट रिबेलियन अपने पीक पॉइंट पे पहुंचता है 1967 में, जिसे लीड किया जाता है चारू मजुमदार द्वारा और उसके दो एसोसिएट्स कानू सयाल और जंगल संथल। एंड लास्टली, किससे इंस्पायर हुई है ये जो रिबेलियन इन्होंने लीड किया है, किसकी इंस्पिरेशन से लीड किया है? फ्रॉम द इंस्पिरेशन ऑफ माओ जेडोंग। कौन था माओ जेडोंग? ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ China. So he's that guy, Mao Zedong, right? So धीरे धीरे 1967 में जो नक्सल रिबेलियन, एक लार्जर एस्पेक्ट, लार्जर रीजन उसने इंडिया का कवर किया था। 2000 के दशकों के दौरान वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंचता है। उस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आता है दैट
नेक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये कुछ कोट्स हैं जो आप अपने बुक में नोट डाउन करोगे। सो ताकि कोई भी अगर टॉपिक आता है विच इज रिलेटेड टू एल डब्ल्यू ई, नेक्सलिज्म, दोनों सेम ही है। एल डब्ल्यू ई मैं आपको समझाऊंगा, बट ये तीन कोट्स आपको याद रखने हैं। पहला क्या हो गया, डॉक्टर मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था कि नेक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। Second important statement that we should know was given by Sardar Vallabhbhai Patel. Why Sardar Vallabhbhai Patel? Because he was the first home minister of independent India, right? सो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड वी ऑल नो कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का दायित्व होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होती है। ओके, हेंस हिज स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, जिनका ये कहना था कि एक जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होता है, वहां पे डिससेटिस्फेक्शन चल सकता है। हो सकता है कि मेरे विचार आपके विचारों से ना मिले, तो उसके ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मतभेद हम टॉलरेट नहीं करेंगे नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी के कॉस्ट पे। ओके, सो दिस ऑल्सो यू कैन नोट इट डाउन दैट इन अ डेमोक्रेसी dissatisfaction or dissent is healthy as long as it does not undermine the nation's unity and integrity. थर्ड इंपॉर्टेंट, जिन्होंने ये आइडियोलॉजी, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी जिन्होंने बनाई है, माओ जेडोंग, यस द फाउंडिंग फादर ऑफ पीआरसी, जिनका स्टेटमेंट क्या था, पॉलिटिकल पावर ग्रोस आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, विच मीन्स कि जो भी हमारी राजनीतिक शक्ति होती है वो कहाँ से डिराइव होती है या किसके पास होगी। अगर आपके पास गोला बारूद का सोर्स है, अगर आपके पास आर्म्स एंड अम्यूनेशन एक सफिशिएंट क्वांटिटी में है, सो फॉर श्योर आपके पास पॉलिटिकल पावर वो और ज्यादा ग्रो करेगी। सो ये तीन स्टेटमेंट भी आपको अपने कोर्ट बुक में ऐड करने हैं। सो लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस LWE मीन्स? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये एक राजनीतिक विचारधारा है। इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कि किसे प्रमोट करता है, किसकी वकालत करता है? इट प्रमोट्स दी रेडिकल सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट आइडिया। जिसका मतलब क्या होता है, ये वो राजनीतिक विचारधारा है जो कि प्रमोट कर रहा है कैसा समाज, एक कट्टरपंथ समाजवाद, साम्यवाद, एंटी कैपिटलिज्म, एंटी इंडिविजुअलिस्टिक ग्रोथ, ये सारी चीज को ये प्रमोट करता है। अगर इसको ब्रॉडर सेंस में भी लिया जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि एट द एंड जो LWE है, ये चाहते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन हो, एज अ होल कम्युनिटी की ग्रोथ हो। एक टाइम पे हम ये मान भी लेते हैं, लेकिन किस रास्ते से, किन जरियों से? बाय द यूज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, एंड दैट इज अ पॉइंट वेयर दिस आइडियोलॉजी बिकम्स द थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हेंस LWE को हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था दैट इट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। सो जो तीन लाइन है, बस आपको ये अच्छे से समझनी होगी कि LWE क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये एक विचारधारा है। किसे प्रमोट करता है? रेडिकल सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट आइडिया को। किन जरियों से? बाय द यूज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, राइट। एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे संविधानिक या लोकतांत्रिक संस्थाएं जो होती है, जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट हो गया, जहां पे हमारी गवर्नमेंट बैठती है। एंड गवर्नमेंट आर दोज हु आर चोजन बाय द पीपल ऑफ दैट लैंड। ठीक है, ये उन्हें ओवरथ्रो करना चाहते हैं और खुद की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं बाय द यूज ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म। तो ये दो चीज आपको समझनी है। कुछ अगर मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्स बताऊं, सो इन द लास्ट 5 ईयर, 2018 से 22 के बीच में, छत्तीसगढ़ हैज अकाउंटेड फॉर मोर देन वन थर्ड ऑफ द ऑल माओइस्ट रिलेटेड वायलेंस एंड हैड अ शेयर ऑफ 70 to 90% ऑफ द लोकल डेथ्स। जब हम बात करते हैं नक्सलिज्म की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, किससे इंस्पायर्ड थे? माओ जेडोंग से। हेंस इन्हें माओइस्ट भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि इंस्पिरेशन कहां से ले रहे हैं? इंस्पिरेशन इन्होंने माओ जेडोंग से लिया। तो इन्हीं नक्सलिज्म को, इन्हीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को माओइज्म भी कहते हैं और हिंदी में इसे माओवाद भी कहते हैं। सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है LWE से, वो आता है हमारा छत्तीसगढ़, जहां पे सबसे ज्यादा ओवरऑल, अगर पूरे रेड कॉरिडोर में अगर डेथ्स की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा जो डेथ होती है, जो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है, वो है छत्तीसगढ़। सो इन अ नटशेल, व्हाट इज LWE? LWE जिसे पॉपुलरली माना जाता है माओइस्ट के नाम से ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली से माओइस्ट के नाम से जाना जाता है। माओइज्म, ये जो आइडियोलॉजी है,
किसने बनाई थी? माओ जेडोंग ने बनाई थी। वही बंदा जो कि फाउंडिंग फादर ऑफ पीआरसी है। और इंडिया में इसे क्या कहा जाता है? इसी एलडब्ल्यूई को इंडिया में नेक्सलाइट्स या नेक्सलिज्म कहा जाता है, राइट, विच वॉज अ मेजर थ्रेट टू इंडिया सिंस 1960s। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अपने पीक पॉइंट पे कब था, जो नेक्सल रिबेलियन था अपने पीक पॉइंट पे कब पहुंचा, तो आपके माइंड में आना चाहिए 1967 एग्जैक्टली। सो द नक्सलाइट्स हैव फ्रीक्वेंटली क्या टारगेट करते हैं? ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ जाता है? जैसे पुलिस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, इनफैक्ट ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि फॉरेस्ट रीजन में रहती है, जो फॉरेस्ट से अपनी लाइवलीहुड डिराइव करती है, जहां पे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को जो रिसोर्स मिल पाते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उन्हीं की मजबूरी का फायदा नेक्सलाइट्स पीपल उठाते हैं। So Naxalites have frequently targeted tribal groups, police, and government workers in what they say is a fight for improved rights and more jobs for neglected agricultural laborers and the poor. ओवरऑल कुछ अगर मेजर अटैक्स की बात की जाए जो कि हमें पता होने चाहिए, सो जिसमें आ जाता है वन ऑफ द वर्स्ट अटैक कंसिडर्ड सो फार इज द अटैक ऑफ 2010 where 76 सीआरपीएफ पर्सनल किल्ड इन नक्सल अटैक इन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा। और अगर आप ओवरऑल ये सारे अटैक्स देखोगे तो ये सारे के सारे अटैक्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ रीजन में। सेकंड आप देखते हो इन द ईयर 2013 में ओवर 30 पीपल इंक्लूडिंग टॉप कांग्रेस लीडर्स, one of a prominent political party in India, killed in attack on कांग्रेस परिवर्तन यात्रा इन जीराम वैली। जीराम वैली अगेन कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में। 2017 में आप देखते हो कि न्यूज आती है 12 सीआरपीएफ पर्सनल किल्ड इन नक्सल अटैक इन सुकमा रिमोट बेजी एरिया। अगेन सुकमा बेजी एरिया कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ में। 2017 में देर वे 25 सीआरपीएफ पर्सनल किल्ड इन नक्सल अटैक इन सुकमा सेम। इन 2020 17 jawans killed in Naxal attack in Sukma district. 23 March 2021, 5 jawans killed in attack on a bus in Chhattisgarh, Narayanpur district. 2021 में 22 soldier killed in Naxal attack on border in Bijapur and Sukma district in Chhattisgarh. Again, the recent attack in 2023, 2023 में 10 police personnel and a goods van driver killed in explosion orchestrated by suspected Maoist in Chhattisgarh's Dantewada. राइट। सो जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है वो दंतेवाड़ा है। हाल ही में आपने एक मूवी देखी होगी रिसेंटली, और अगर नहीं देखी तो आप ये मूवी देख सकते हो। बहुत सारी आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि किस तरह से ये होल नेटवर्क जो है, जो नक्सलाइट नेटवर्क है, वो किस तरह से रन होता है। सो इस पे मूवी आई थी बस्तर, जो कि आपको देखनी चाहिए, जो कि बेस्ड है ऑन द अटैक इन दंतेवाड़ा इन 2010। सो ऐसे कौन से कारण रहे हैं, क्या क्या रीजंस रहे जिन वजह से जो नक्सलिज्म है वो इंडिया में इतना स्प्रेड हुआ है? कुछ इनके रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें आता है ट्राइबल डिसकंटेंट या ट्राइबल डिससेटिस्फैक्शन। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल एक एक्ट आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 1980 में एक एक्ट आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि क्या करता है? ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट फॉरेस्ट की कुछ लैंड को हथियाना चाहती है तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हथियाना चाहती है, इरिगेशन पर्पस के लिए, या आप कह लो कि माइनिंग पर्पस के लिए। बिकॉज ये जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का रीजन है, वी नो दैट इट इज अ मिनरल रिच एरिया, राइट, और डेंसली फॉरेस्टेड एरिया भी है। और जहाँ पे फॉरेस्टेड रीजन होता है वहाँ पे हर एक फॉरेस्ट के, हर एक हिल्स के एक हिल ट्राइब होता है, जो कि अपना लाइवलीहुड, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी उन्हें रिसोर्सेस लगते हैं वो फॉरेस्ट से डिराइव करते हैं। ओके। सो जब लैंड एक्विजिशन हो रहा था तो जो कम्युनिटीज वहां रह रही थी कहीं ना कहीं उन्हें निग्लेक्ट किया गया। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर अपने जगह सही बात है, लेकिन अगर किसी को तुम अपने घर से निकालोगे तो उनके लिए गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए कुछ ना कुछ रिहैबिलिटिव कैंप्स आप लगा दो या उन्हें दूसरे जगह प्रॉपर शिफ्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं एक तो निग्लिजेंस गवर्नमेंट की तरफ से रहा है, जिसके वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहे हैं वो डिसैटिस्फाइड रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ऐसे समय पे अगर आप किसी की जिंदगी का और जिंदगी का गुजारा ही अगर छीन लोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे रेबेल तरीके ही अपनाएगा, और उन्हीं का मजबूरी का फायदा उठाते हैं नक्सलाइट पीपल्स। ओके।
उस दौरान क्या होता है, देयर हैपेंस अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन द नक्सलाइट अफेक्टेड स्टेट्स ड्यू टू दी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जिसमें आ जाता है माइनिंग ऑपरेशंस आता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ रोड बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स आते हैं। और जो भी ट्राइबल वहां से डिप्राइव किए गए हैं अपने ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड से, उन्हें एडिक्वेट रिसोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध नहीं कराए गए। ये एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है कि लोग लोग अब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली किसी का साथ तो देना पड़ेगा। ऐसे मजबूरी का फायदा उठा के वो आ जाते हैं नक्सलिज्म के चपेट में। फर्स्ट कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया इज द ट्राइबल डिसकंटेंट। सेकेंड आता है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। व्हाट इज पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन? अब पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन में हम ये कह सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वोट बैंक कह लो, या पावर में रहने के लिए, या खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए। अब खुद तो सुपीरियर बन नहीं सकते हैं, तो जो जो लोअर स्ट्रेटा है उनको इंफीरियर ही रखो, या उन्हें ही उठने मत दो। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जितना भी फंड आ रहा है उसे उसे आप अपने जेब में डाल लो, या उतना डेवलपमेंट मत कराओ। लोगों को बताओ ही मत कि बाहर कितना सारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है वो कितनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका रेज हो चुका है। तो आप जो ऑलरेडी ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है उन्हें आप और सप्रेस ही रखिए। सेकंड रीजन हमारा क्या आएगा आफ्टर ट्राइबल डिसेंट इज द पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। व्हेन सर्टेन ग्रुप्स or communities or tribal communities feel excluded or marginalized from mainstream political process, they may turn to extremist ideology and movements as a mean to challenge the existing political order। अगर से अगर से एक फंड अलॉट हो रहा है कि आपको इस तरीके से इस ट्राइबल सोसाइटी की देखभाल करनी है, वो रिसोर्स उन तक नहीं पहुंचोगे तो उनका लाइवलीहुड इंप्रूव कैसे होगा? क्या एजुकेशन का हक उनका नहीं है? उनका भी है, लेकिन आप वहां स्कूल ही बनने नहीं दोगे। क्या उन्हें हेल्थ केयर राइट्स नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए, वो आप वहां तक पहुंचने नहीं दोगे। कहीं ना कहीं इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी इसमें योगदान रहा है, जिस वजह से नक्सलिज्म तेजी से भारत में बढ़ता गया। अगला जो इंपॉर्टेंट आएगा दैट इज सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वेलिटीज। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मोस्ट ऑफ द नक्सल अफेक्टेड रीजन दे होल्ड अ ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कि हमारी जोग्राफिकली आप देखो या सामाजिक तौर पे देखो वो आइसोलेटेड रहा है हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। इसी के चलते वहां पे और क्या बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेप्रीविएशन वहां पे और बढ़ते जा रहा है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन की तरफ वो बढ़ते जा रहा है। सेकेंड पॉइंट वी हैव, जो ये रीजन रहा है, जो नक्सल अफेक्टेड रीजन है, जो डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है, होल्ड बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन, हिस्टोरिकली कई दशकों से वहां पे आर्थिक सामाजिक डिस्पैरिटीज, जिसके चलते वहां पे डिप्राइव्ड क्लासेस डिप्राइव्ड क्लासेस का जो शोषण है, जो एक्सप्लॉयटेशन है बाय द प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, वो और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितने भी फंड्स अलॉट किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वहां के लीडर को, वो उन्हें उस तौर से यूज नहीं कर पा रहे हैं ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे, वहां पे एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, स्किल डेवलपमेंट के कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दे। ये सारी चीज वहां पे नहीं की जा रही है। एंड इसी के चलते क्या होगा, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, वहां पे पोवर्टी इंक्रीज हो रहा है। एंड जिसका आउटकम क्या होता है, जो यूथ है वो डाइवर्टेड पाथ चूज करता है एंड अल्टीमेटली वो नक्सलिज्म का पार्ट बनता है। नेक्स्ट वी हैव इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ओवरऑल हमने जो 3 पॉइंट अभी तक डिस्कस किए, एक हो गया ट्राइबल डिसकंटेंट, देन आ गया पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, देन सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। कहीं ना कहीं हर एक कॉज, हर एक रीजन ये इंटर रिलेटेड ही है। एंड लाइकवाइज the villages not yet connected properly with any communication network, absence of road connectivity and infrastructure, and minimal presence of the administration in Bastar, again the region of Chhattisgarh, has ensured that Maoist is same as Naxalite and the left-wing extremist to have influence in the region and enjoy local support through a mix of fear and goodwill. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मिसगाइडेड स्टेट अप्रोच। अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार ऐसे एरिया को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ फंड अलॉट कर रही है और पिछले 5 सालों से करती जा रही है, लेकिन क्या कभी हमने फॉलो अप लेने का ट्राई किया है? क्या कभी हमने वहां पे चेक किया है, ग्राउंड रियलिटी चेक किया है कि जितना भी फंड था वो किस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया, किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है? क्या वो हमें उसका रिकॉर्ड मिल सकता है क्या? सेकेंडली, हमें क्या लगता है कि अगर 5 साल पहले 50 मौत हो रही थी और आज अगर आप देख रहे हो तो आज 15 ही मौत हो रही है, तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है। चलो, एक चीज तो आप कह सकते हो कि हाँ कुछ हद तक, लेकिन
जो पैसा रोड बनने के लिए 5 साल पहले दिया गया था, रोड तब भी नहीं है, आज भी नहीं है, तो वो चीज कहाँ पे गई? ठीक है, तो हमारा जो सक्सेस मेजर करने का स्केल है, वो ही कहीं ना कहीं गलत है। हेंस गवर्नमेंट मेजर इट सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वायलेंट अटैक rather than development done in the Naxal affected region. Absence of strong intelligence, strong technical intelligence to fight with Naxalites. आपने इनफैक्ट जो हमने कुछ रिसेंट अटैक देखे हैं, अब आप सोचो कि उन नक्सलवादियों को कैसे पता चल रहा है कि आज शार्प 2 बजे, दोपहर के 2 बजे यहाँ से सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। फॉर इंस्टेंस, some villages are not yet connected properly with any communication network, no follow up from the administration. It seems that even after police take hold of a region, the administration fails to provide essential services to the people of that region. And lastly, जो CAPFs होती है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, MHA के अंडर आती है, और जो स्टेट पुलिस होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन में हम फेल होते हैं। और इसी कारणों से 1960 से 2010 तक नक्सलिज्म इंडिया में ग्रो होता गया। जो रेड कॉरिडोर कहा जाता है, उसका एक्सपांशन होता गया। व्हाट एग्जैक्टली दिस रेड कॉरिडोर इज, ये रेड कॉरिडोर है क्या? तो इस मैप के थ्रू हम समझेंगे। इट इज ऑफ 2007। दिस इंटायर रीजन विच इज मार्क्ड बाय रेड, ऑरेंज और येलो कलर, दिस बेल्ट, दिस रीजन आर अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रस्त रीजन है और इसी को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। सो रेड कॉरिडोर, इट इज अ डिमार्केटेड रीजन बाय द यूनियन, स्पेशली बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो कि नोटिफाई करता है उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन रीजन्स को विच इज अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यहां हमें 3 कलर्स दिखते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो, वेयर रेड सिग्निफाइज द रीजन विच इज वर्स्ट और सीवियरली अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म, जिनमें आ जाते हैं हमारे स्टेट्स सच एज छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। देन हमें दिखता है ऑरेंज कलर, जो कि हमें ये बताता है दैट दिस रीजन्स आर मॉडरेटली अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म। एंड लास्टली येलो कलर, जो कि स्लाइटली या पार्शली अफेक्टेड है, right? So back then in 2007, Naxalism were spanning across 100 plus districts across the 10 states. ये 10 states कौन कौन से हैं? Namely बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। लेटर ऑन अगर हम फर्दर मैप्स देखते हैं, 2007 का तो हमें पता चल गया, बताया था ना मैंने कि 1967 में जो नक्सल रिबेलियन अपने पीक पॉइंट पे था नक्सलबारी विलेज में, 2000 के दशक पे आते आते वो बहुत ही ज्यादा एरिया में फैल चुका था। एंड समवट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के वजह से हमने उसे सप्रेस किया है। एंड यहाँ हम देखते हैं इन द ईयर 2013, 2013 में अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे हमें जो रेड मार्क्ड रीजन है, वो बहुत कम दिखता है। ठीक है, एंड इनफैक्ट जो येलो कलर में दिखता है, जो कि हमें क्या बताता है? पार्शली और स्लाइटली अफेक्टेड। तो कहीं ना कहीं हमने नक्सलिज्म को कर्ब किया है, सप्रेस डाउन किया है। एंड यस, इन 2018 अगर आप कंडीशन देखते हो, इन 2018 44 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ, हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है, 44 डिस्ट्रिक्ट को नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन के लिस्ट से ही रिमूव कर दिया गया। एंड 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, जबकि 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स which could be slightly or partially affected has been added to the list। अगर आप इसका करंट स्टेटस देखते हो 2024 में, ठीक है, सो नक्सल अफेक्टेड रीजन कंस्ट्रिक्टेड टू 38 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 2018 में हमने देखा है 44 डिस्ट्रिक्ट। और अगर आप अप्रैल 2024 तक देखते हो, जो कि ऑफिशियल डेटा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने प्रेजेंट किया है लोकसभा में, सो अब उनका ये कहना है कि सिर्फ 38 डिस्ट्रिक्ट ही नक्सलाइट अफेक्टेड है। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली with only 38 district in 9 state affected in 2024, down from 126 district in 10 state in 2013। छत्तीसगढ़ आज भी वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है और सेकंड नंबर पे आता है ओडिशा। लेकिन रिसेंटली बीएसएफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि बाय द एंड ऑफ 2024 और बाय द मिड 2025, जो ओडिशा है, ओडिशा से हम नक्सलिज्म का नामो निशान ही मिटा देंगे। ओके, अगेन अ वेरी बिग स्टेटमेंट, जिसपे बीएसएफ द्वारा, जिसपे हमें कोई शक नहीं हो सकता है। आफ्टर दैट झारखंड, मध्य प्रदेश, द डिक्रीज इज एट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये डिक्रीज या ये जो हमने कब डाउन किया है नक्सलिज्म का,
ये इस पे हमारी अहम रोल होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, जो नेशनल पॉलिसीज रही है, जो समाधान स्कीम रही है, जो रोशनी स्कीम रही है। ठीक है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड जो प्रॉपर स्कीम्स है उसका प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। सो वायलेंस इंसिडेंट हैव डिक्रीज बाय 73% विथ डेथ रिड्यूस बाय 86% इन 2010, 2010 के कंपैरिजन में, right? So overall, if we recall what red corridor is, so the influence zone of LW in India is called as the red corridor, जो कि कहीं ना कहीं हमने बहुत ही ज्यादा कर्व डाउन किया है। आउट ऑफ द टॉपिक मैं आपको एक चीज रिकॉल करना चाहूंगा जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था बॉर्डर मैनेजमेंट में। सो फार हमारे पास 3 मैप्स रेडी होने चाहिए। ये 3 मैप्स कौन से होने चाहिए? फर्स्टली, यू नाउ अंडरस्टूड, ठीक है, हम सभी को पता चल गया दैट व्हाट रेड कॉरिडोर इज। हमें ये तो पता चल गया है कि रेड कॉरिडोर क्या है। ठीक है, तो रेड कॉरिडोर के लिए क्या करना है? सिंपली हमें मैप ऑफ इंडिया अपने अकॉर्डिंगली, एक रफ मैप भी अगर आप इस तरह से बनाओगे तो एग्जाम में काम हमारा चल जाता है, एक एज हमें मिलता है। आप बता सकते हो क्या दैट दिस एरिया इज अफेक्टेड बाय दी नेक्सलाइट्स। सेकंड जो आपको पता होना चाहिए, प्लीज रिकॉल योर सेल्फ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया आपको गोल्डन ट्राइंगल एंड थर्ड गोल्डन क्रेसेंट। ये 3 चीज जब भी अगर कोई टॉपिक आता है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड या डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड, तो आप इनका मेंशन, ये मैप आप वहां यूज कर सकते हो। प्लीज एक कॉपी मेंटेन कीजिए, वहां पे आप ये 3 चीज लिखिए, 3 मैप्स को प्लॉट कीजिए, और जो मैंने आपको कोड्स भी दिए हैं ये भी आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। सो लेट्स कम टू दी चैलेंजेस, बिकॉज नेक्सलिज्म का स्टेटस देख लिया हमने 2007 से 13, फिर 18 और 2024 में कि कितना डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, बट ऑब्वियसली जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस से उन्हें डील करने पड़े होंगे। तो इन्हीं चैलेंजेस को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इन चैलेंजेस को हम कैसे याद रखेंगे? विल रिमेंबर दिस चैलेंजेस बाय PSLV। ठीक है, आप PSLV से याद रख सकते हो। क्या क्या चैलेंजेस, हमें चैलेंजेस देखने हैं ना कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, CAPF को, स्टेट पुलिस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं। कैसे याद रखोगे? PSLV, जहां पे P आता है, पहली चीज तो हो जाएगी हमारा P इज फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट। ठीक है, पॉलिटिकल सपोर्ट मतलब बहुत सारे नक्सलाइट्स लीडर्स हैं जिन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। ठीक है, तभी तो उनके पास प्रॉपर फंडिंग पहुंच पा रही है, तभी तो उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंच पा रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पहुंच पा रही है, उनके पास इंटेलिजेंस पहुंच पा रहा है कि इस डेट को, इस टाइम पे यहां से ये कॉन्वॉय जाएगा। सेकेंड आएगा एस। एस इज फॉर सपोर्ट। किसका सपोर्ट? सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, जो नक्सलाइट्स पीपल होते हैं उन्हें लोकल कम्युनिटीज का भी सपोर्ट होता है। ऑब्वियसली किसी सेक्शन को अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अगर आप निग्लेक्ट करोगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करोगे, तो उनकी मजबूरी का फायदा या वो तो किसी और की ही साइड लेंगे। ठीक है, थर्ड आता है एल। व्हाट दिस एल मीन्स? इट इज लैक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट। हमने बताया है कि फंड अलॉट हो रहा है लेकिन उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ना रोड पहुंच पा रही है, ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच पा रहा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचा नहीं जा रहा है, राइट। एंड लास्टली वी हैव वी इज फॉर वेरिड एंड वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ज्योग्राफिकल स्प्रेड। सो व्हाट डज इट मीन? वी नो कि जो नक्सलाइट्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं डेंस फॉरेस्ट से। अब उस डेंस फॉरेस्ट में जहां पे हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंस नहीं है हमारे पास, तो ऐसे रीजन में उनको विजिलेंट करना, उनके ऊपर ट्रैक रखना, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। तो ये कुछ चार चैलेंजेस हमारे लिए सफिशियंट है, राइट। सो कैसे याद रखोगे? PSLV। सो लेट्स रिकॉल ऑल दी 4 चैलेंजेस सो दैट कि हमारा भी रिवीजन हो जाए। PSLV से तो हमें याद रखना है। तो पहला क्या आएगा? पॉलिटिकल सपोर्ट। सो लेफ्ट विंग ग्रुप्स often have support of certain political parties and leaders who them or their own interest, making it challenging for the government to take strong stance against them without risking political backlash. Second, S is for support of local communities. Local communities का support है। So LWE group often enjoy the support of local communities who feel neglected or marginalized by the government. नेक्स्ट आएगा हमारा L, that is lack of development। जो नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन है, they are often underdeveloped, inadequate access to basic amenities,
which creates fertile ground for extremist ideology, and lastly V is for varied wide geographic spread। LWE जिस dense forest से ऑपरेट करता है, हिली टेरेन से ऑपरेट करता है, जहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है, उन्हें ट्रेस डाउन करना या उन्हें ट्रैक डाउन करना। Now let's come to the point that how government successfully curbed down Naxalism from a peak point to its lowest by discussing the government initiatives। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, हमें दो तीन स्कीम्स तो 100% पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका एक समाधान स्कीम, रोशनी स्कीम, सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है कोबरा कमांडोज, राइट, जो कि डील करती है गुरिल्ला वॉरफेयर में इन नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डिवीजन है हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द LWE डिवीजन, विच इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन। जिसका सोल पर्पस क्या है? जिसका सोल पर्पस ये है, जो हमने एक एक चैलेंज देखा था, एक कॉज देखा था, रीजन देखा था ऑफ द स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, दैट इज मिसगाइडेड स्टेट अप्रोच। कि फंड्स तो एलोकेट हो रहे हैं, लेकिन हमने फॉलो अप नहीं लिया, हमने चेक नहीं किया कि ग्राउंड रियलिटी में कितना वर्क किया। तो यही इस डिवीजन का काम बनता है। अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, सिक्योरिटी मॉनिटर करना, सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पा रहे, एग्जीक्यूट हो पा रहे, उसे मॉनिटर करना, ये भी दायित्व लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन को दिया गया, जो कि बनाई गई थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा इन द ईयर 2006। किस लिए? टू एड्रेस द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंसी इन अ कॉम्प्रहेंसिव एंड होलिस्टिक मैनर। सो लेफ्ट विंग डिवीजन का काम क्या है? इट इंप्लीमेंट्स द सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम, जिसका एम होता है कैपेसिटी बिल्डिंग इन दी LWE अफेक्टेड स्टेट। इस डिवीजन का काम ये भी है कि ये मॉनिटर करता है LWE ग्रस्त एरियाज में, कि वहां पे सिचुएशन क्या है, क्या वहां पे जो भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है क्या। और जैसे कि जो हमारे स्टेट्स है जहां पे नक्सलिज्म बहुत ही ज्यादा पैमाने पे है, जिसमें आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड LW अफेक्टेड ऑल्दो इन वेरिंग डिग्री। तो हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ उस स्टेट के अकॉर्डिंगली जो वहां की रीजनल प्रॉब्लम है, उसे उस तरीके से एड्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल हमें सुनने में आता है, हमने सुना है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने एक स्पेशल यूनिट बनाई है टू डील विद दी नक्सलाइट्स। आपने ग्रेहाउंड सुना होगा। लाइकवाइज महाराष्ट्र में आपने सुना होगा C60 कमांडोज, है ना। लाइकवाइज इन छत्तीसगढ़ आपने सुना होगा सालवा जुदुम, जो कि लोकली एक मिलिशिया फॉर्म किया गया था, जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता था एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। सो ओवरऑल इस LWE डिविजन्स का ओवरऑल रोल क्या होता था, क्या इनका फंक्शंस था, विल डिस्कस इट। टू हैव अ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट टू कॉम्बैट LWE थ्रू स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसमें आता है सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट। अभी जो स्पेशल सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब हमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस हो गई, CAPFs हो गए, हमें इनको और मॉडर्नाइज करना है, हमें इन्हें और ज्यादा वेल इक्विप्ड करना है, राइट। जो पुलिस बूथ्स को कैप्चर किए जाते थे, हमें उस पुलिस बूथ्स की और ज्यादा सिक्योरिटी इनहांस करनी है, राइट। तो ये सारी चीज आती है, हमें पुलिसिंग से स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ शिफ्ट करना है। देन आता है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इनहांसमेंट है हमें वो करने हैं। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट की आपने कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे सुनी होगी कि जो भी नक्सलाइट या जो भी नक्सल ग्रुप का मेंबर अगर सरेंडर करता है तो उसे कंपनसेट किया जाएगा। अगर वो आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ सरेंडर करता है तो उसे एक जॉब भी ऑफर की जाएगी या उसे ज्यादा कंपनसेट किया जाएगा। तो ऐसे कुछ सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम्स होते हैं। नॉट जस्ट दैट, अगर कोई हमारा सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर है, वो अगर नक्सलाइट एरिया में या नक्सल एम्बुश में अगर मार्टर हो जाता है, तो उसे प्रॉपरली एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट उन्हें देना है। तो ऐसी बहुत सारी सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम्स थी जो कि इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन का पार्ट बनता है। देन द डिप्लॉयमेंट ऑफ CAPFs इन LWE अफेक्टेड स्टेट्स, प्रोवाइडिंग फंड टू CAPF फॉर स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेलीकॉप्टर, सिविक एक्शन, राइट। अगर मैंने जो इस मूवी का जिक्र किया था जो 2010 दंतेवाड़ा के ऊपर बनी थी, बस्तर द नक्सलाइट स्टोरी, अगर आप उसका क्लाइमैक्स भी देखते हो, तो जो नक्सलवादी था उसे हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ा जाता है ना। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा उन्हें आर्म्स, इक्विपमेंट्स, एविएशंस, ये सारा हमें उन्हें
प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिव्यूइंग द सिक्योरिटी सिचुएशन इन एलडब्ल्यू अफेक्टेड स्टेट एंड इशूइंग एडवाइजरी टू गवर्नमेंट कंसर्न, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट एलडब्ल्यूई इन द फंड फॉर आइटम्स ऑफ इमरजेंट नेचर, coordination implementation of LWE related scheme of other central ministers for LWE affected districts. Next important schemes we have is समाधान डॉक्ट्रिन। अब समाधान डॉक्ट्रिन इसे याद करना बहुत इजी है, इस वजह से आप ये तो 100% आपको नोट डाउन करना ही करना है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि चैलेंजेस आप कैसे याद रखोगे, पीएसएलवी से रख सकते हो। लाइक वाइज समाधान स्कीम क्या है? समाधान ये एक ऐसी स्कीम है जो कि कॉम्प्रहेंसिव मैनर में हमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव करना है ताकि लॉन्ग टर्म में नक्सलिज्म का नामो निशान मिटा सके। कैसे देखेंगे यहाँ पे? सो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एलडब्ल्यूई प्रॉब्लम। इट encompasses the entire strategy of government for short term policy to long term policy formulated at different level। समाधान का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, अब अगर आप एग्जाम में अगर नक्सल से रिलेटेड कुछ आता है या इंटरनल सिक्योरिटी से कुछ रिलेटेड आता है, इमर्जिंग थ्रेट से रिलेटेड कुछ आता है, तो आप वहां पे ये स्कीम डाल सकते हो कि समाधान का कितना इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, और वहां पे समाधान का बस फुल फॉर्म लिख दो। वेयर एस स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए इज फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, हमें डिफेंसिव ना होके हमें ऑफेंसिव नेचर अपनाना पड़ेगा। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जो नक्सलाइट ग्रस्त पीपल है जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, हमें उनको और ज्यादा ट्रेनिंग देनी है, हमें उन्हें आर्म्स प्रोवाइड कराने हैं। देखो एट द एंड या तो नक्सलाइट्स के अगेंस्ट आप लोकल पॉपुलेशन को आर्म्स प्रोवाइड कर दो, या तो नक्सलाइट पीपल लोकल पॉपुलेशन को स्टेट के अगेंस्ट आर्म प्रोवाइड करा देगा। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, केपीआई विच स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एंड केआरए, केआरए इज फॉर की रिजल्ट एरिया, जिसका मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर आप डैशबोर्ड बिल्ड करो, ठीक है, आप हर एक चीज को फॉर्मुलेट करो, टेबल डाउन करो, राइट, कि किस रीजन की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और लाइक वाइज एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन्हें एलिमिनेट करो। टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एच इज फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, जो अलग अलग डिविजन्स है, ठीक है, जो रेड कॉरिडोर का इंटायर बेल्ट है, हर एक बेल्ट की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो हर एक थिएटर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, जो भी नक्सलाइट पीपल है उनको जहां से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, जहां से भी उन्हें आर्म्स एंड एम्युनिशन मिल रहा है, हमें उन्हें कट डाउन करना है, उसे हमें क्रैक डाउन करना है। सो दिस इज ओवरऑल समाधान स्कीम विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। लेट्स रिवाइज इट अगेन, ठीक है, हमें इसे फिर से रिवाइज करना है। एस स्टैंड फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए इज फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एम इज फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई एंड केआरए विच स्टैंड फॉर डी, harnessing technology H, A is for action plan for each theater, and lastly N is for no access to financing। Next it comes a रोशनी स्कीम, ओके, जो कि एक स्पेशल इनिशिएटिव था अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना, जिसे पहले आजीविका स्किल्स के नाम से जाना जाता था। 2013 में लॉन्च की गई थी फॉर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ रूरल यूथ from 27 LWE affected districts in 9 states, proper intelligence sharing, raising of separate 66 इंडियन रिजर्व बटालियन। आपने देखा होगा कि सिर्फ इंडियन रिजर्व बटालियन का ही नहीं, हालांकि एनएसजी की भी यूनिट्स बढ़ाई गई, कोबरा बटालियंस को और ज्यादा एक्सपांड किया गया, विच आर हाईली ट्रेंड इन गुरिल्ला वॉरफेयर इन नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन। सीआरपीएफ बटालियंस लाइक कोबरा, बस्तरिया battalion, etc. were done by government to curb the menace of LWE organization. Next, one important operation that we should know is the Operation Octopus। क्या था ये? तो सीआरपीएफ ने एक मेजर नक्सल ऑपरेशन, नक्सल हंट डाउन किया था बाय द कोड नेम ऑक्टोपस। कहां पे? अगेन भूरा पहाड़ रेंज इन घरवा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। सो ये जो ऑपरेशन है इस क्लेम टू बी द बिगेस्ट क्रैकडाउन और बिगेस्ट सक्सेस एज द फोर्स फर्स्ट टाइम मैनेज टू रूट आउट नक्सल डोमिनेंस फ्रॉम दियर एरिया। नक्सलाइट्स को अपने एरिया से वहां से निकाल के भगाया गया था अंडर द कोड नेम ऑपरेशन ऑक्टोपस। कुछ और अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं जिसमें आता है कि प्रोवाइडिंग, वी आर जस्ट रिकॉलिंग ऑल दिस पॉइंट, राइट, वन लाइनर्स मेमोराइज करने में इजी होता है, सो आपको सिर्फ इसे सुनना है कि प्रोवाइडिंग providing the CAPFs, sanction of Indian Reserve Battalion, setting of counter insurgency and anti-terrorism schools, modernization and upgradation of state police and their intelligence apparatus,
देन रीइंबर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर अंडर दी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम्स, जो एसआरई स्कीम्स देखा था हमने, providing helicopters for anti-LWE operations, assistance in training of state police through Ministry of Defense, Central Police Organization, Bureau of Police Research and Development, sharing of intelligence, facilitating interstate coordination, assistant in community policing and civic action program. कुछ अगर आर्म्ड इंटरवेंशन की बात करें कि हर एक स्टेट ने अपने अकॉर्डिंगली एक स्पेशलाइज्ड यूनिट अपने पुलिस फोर्स की फॉर्म की है, जिसमें आते हैं ग्रे हाउंड्स. Major action taken by the Andhra Pradesh government. Greyhound was raised in 1989 as an elite anti-Naxal force. Then Operation Green Hunt आता है. Green Hunt was started in 2009 and 10 and massive deployment of security forces was done in the Naxal affected area. Bastariya Battalion, especially in Chhattisgarh, CRPF ने बस्तरिया बटालियन रेस की थी टू रिक्रूट, जिसके रिक्रूट्स कहाँ से आते थे? लोकल पॉपुलेशन से आते थे. लोकल पॉपुलेशन को समाधान का एम याद आना चाहिए आपको, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, है ना? तो लोकल पॉपुलेशन को रिक्रूट किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें आर्म्स प्रोवाइड किया, ताकि आप भी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप नक्सलिज्म के अगेंस्ट लड़ो, उनको अवेयर कराओ, जागरूक कराओ. हु न्यू द लैंग्वेज एंड टेरेन एंड कुड जनरेट इंटेलिजेंस. दिस यूनिट नाउ हैज 400 रिक्रूट्स एंड रेगुलरली कंडक्ट्स ऑपरेशन इन छत्तीसगढ़. राइट, टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं नक्सलिज्म को और ज्यादा कर्ब डाउन करने के लिए. जैसे कि टेक्नोलॉजी की मदद से जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा इनहांस हो सकता है. हम सैटेलाइट सिस्टम का यूज कर सकते हैं. हमें इंटेलिजेंस शेयर करनी पड़ेगी. स्टेट और सीएपीएफ का प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए. पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करनी पड़ेगी, बिकॉज एटलीस्ट जो डिप्राइव्ड सेक्शन जिसे अब तक माना गया है, उन्हें एट द एंड पता तो चले कि एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उनके हक क्या है, राइट, उनके बेसिक राइट्स क्या है. ये चीज कहां से आएगी? ये चीज आती है हमारे अवेयरनेस से. सो ऑल दिस थिंग वेरी बेसिक दैट यू कैन रीड. राइट, टेक्नोलॉजी की मदद आती है तो हम ड्रोन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज डेंस फॉरेस्ट में ऐसे छोटे छोटे नक्सलाइट्स ग्रुप को ढूंढना, इट इज लाइक कि एक भूसे से भरा हुआ पहाड़ में सुई को ढूंढना. राइट, सो हेंस वहां पे हम टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, हम हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सो व्हाट वुड बी द पॉसिबल वे फॉरवर्ड्स? क्या हमें यहाँ से वे फॉरवर्ड देखने को मिलते हैं? सो फर्स्टली, अगेन वी हैव टू ब्रिज द ट्रस्ट डेफिसिट. जो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया गया है या ओवर द टाइम बिल्डअप हुआ है ना, कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमने देखा था बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन वो डिप्राइव्ड रह चुके हैं. तो हमें वो ब्रिज को गैप अप करना पड़ेगा. सो वी नीड टू एम्प्लॉय मोर लोकल पॉपुलेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस विच कैन एक्ट एज अ ब्रिज टू कर्टेल ट्रस्ट डेफिसिट. फर्दर, सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी दैट कैन बी टेकन फॉर अवेकनिंग ट्राइबल्स, जिसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कि पीस मार्क ऑर्गेनाइज की गई थी 2021 में, जहां पे ट्राइबल्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड तेलंगाना पार्टिसिपेटेड अंडर अ कॉमन स्लोगन. एक कॉमन स्लोगन के अंदर एक नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन, ठीक है, जो कि 3 स्टेट को कवर करता है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को. किस स्लोगन के अंदर? ये कॉमन कलेक्टिव गैदरिंग की गई थी, बस्तर मांगे हिंसा से आजादी. इससे क्या पता चलता है? इससे हमें एक ट्राइबल सोसाइटी का एक माइंडसेट भी पता चलता है, दैट वॉट एवर दी न्यूसेंस हैज डन अर्लियर, वी विल नो मोर सफर इट. सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, सेंटर स्टेट जो स्टेट पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है स्टेट में मेंटेन करना, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है. वेयर जो सीएपीएफ से, जो कि स्पेशलाइज्ड है, सीआरपीएफ हमारी स्पेशलाइज्ड है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, राइट, लेकिन वो सेंट्रल सब्जेक्ट है. तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, जो एक जॉइंट एक्सरसाइज है, हमें इसके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. सो बोथ शुड मेक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट इन एलिमिनेटिंग रेडिकलाइजेशन and clear delineation of roles and responsibilities should be delineated to tackle LWE. Securing the capacity building that we have already discussed. Use of technology, जैसे कि जिसमें आ जाता है हमारा GIS, Geographic Information System, GPS, Global Positioning System, that can help in identifying the local camps and planning attacks to eradicate threat by security in LWE areas and corridor. So that was all in this Naxalism. So overall what we have studied, हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, ठीक है. स्टार्ट किया था हमने हिस्ट्री ऑफ नक्सलिज्म, कि कैसे नक्सलिज्म की भारत में उत्पत्ति हुई. 3 पॉइंट्स अगेन मैं आपको रिकॉल कराऊंगा अभी, बिकॉज इट इज माई ड्यूटी
कि अगर आपने यहाँ पे 20 से 25 मिनट इन्वेस्ट किया है तो आप उसे रिवाइज भी करके जाओ। 1967 नक्सल रिबेलियन वॉज एट इट पीक इन द विलेज नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल, जहां से इसका टर्म आता है नक्सलिज्म। किसकी लीडरशिप में? चारू मजुमदार और उसके दो साथी, जिसका नाम था कानू सयाल और जंगल संतल। किससे इंस्पायर्ड थे? माओ जेडोंग से। कौन था फाउंडिंग फादर ऑफ पीआरसी और चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर? नेक्स्ट हमने देखे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। पीएसएलवी से हमने चार चैलेंजेस याद किया है। पी इज फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट, S is for support of local communities, L is for lack of infrastructural development, V is for wide varied geographic spread. देन हमने देखा था कि कौन कौन से कॉज रहे हैं, क्या क्या किस रीजन के वजह से नक्सलिज्म स्प्रेड हुआ है, तो क्या वो रीजंस थे? पहला था हमारा पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ट्राइबल डिसकंटेंट, स्टेट का मिसगाइडेड अप्रोच, राइट। तो ये कुछ उसके रीजंस थे। एंड यस वी ऑल नो द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जिसमें आ जाता है आपका एलडब्ल्यू डिविजन्स, स्टेट की ऑफिशियल यूनिट्स, ग्रे हाउंड्स हो गया, C60 कमांडोज हो गए, देन सुलवा जुदम हो गया, देन कोबरा कमांडोस हो गया, समाधान हो गया, रोशनी स्कीम्स हो गया, ऑपरेशन ऑक्टोपस हो गया। सो आई होप यू लर्न अबाउट एलडब्ल्यू नक्सलिज्म इन इंडिया। इफ तीन इंपॉर्टेंट मैप्स, रेड कॉरिडोर, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रिसेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स। नक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पावर ग्रोस आउट ऑफ अ बैरल ऑफ अ गन, देन एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे सीखी है, समझी है, कैसे इसे यूटिलाइज करना है। प्लीज इसे प्रोसेस करो एंड इसे समझो। इसे पढ़ना नहीं है, ना ही इसे रटना है, ये समझने वाली चीज है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज डू शेयर इट एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज व्हाट मोटिवेट मी टू come out with a next good video, that to be very precise and specific to our exam. Till then, have a good day. Jai Hind.